हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वाटोरियल लाइन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्सियल लाइन की, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था। आज हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। ऑन इक्वाटोरियल लाइन यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहाँ डिराइव करेंगे हम। तो उसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए ये आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस हमने पूरा मान लिया 2L। तो इनके सेंटर्स अगर O मान लें इसका हम, तो इसके डिस्टेंस सेंटर से आधी हो जाएगी L और A भी हमारा हो जाएगा L यहाँ पे। और इस पॉइंट को हमने A नाम दिया, इस पॉइंट को हमने B नाम दिया। अब इसके सेंटर से इक्वाटोरियल लाइन पे स्मॉल r डिस्टेंस से मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करना है। तो ये रहा सेंटर, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे P, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करना है, निकालना है। तो आइए बात करते हैं। तो अगर यहाँ इस माइनस क्यू चार्ज को P पॉइंट से मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, और प्लस को मिलाएंगे तो इस तरह से। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल AOP में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में आ जाएगा डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो AP होगी ये रूट में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगी। तो पाइथागोरस ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैसे ही AB हमारा पाइथागोरस से हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर हम निकाल के दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP में बात करें तो आपका अगर आप पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे हम देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस यानी कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये OP है तो OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। तो AP हमारा निकालना है तो AP का स्क्वायर इक्वल टू OP है R स्क्वायर प्लस AO है L तो L स्क्वायर। तो यहां से AP निकल आएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस तरह से AP आएगा, और यही AP जो हमारा होगा वो BP के बराबर होगा। BP भी सेम लेंथ होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस लेंथ को यहाँ पे AP और BP को निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E की वैल्यू की, तो अगर हम बात करें माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं कि माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस चार्ज की तरफ होती है, यानी कि अगर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसी की तरफ होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो होगी कुछ इस तरफ से होगी। यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज E1, ये हमारा E1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो E2 होगा वो प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज से दूर की तरफ होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होती है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होती है। तो यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ यानी बाहर की तरफ कुछ इस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हमारा इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल और इस लाइन के बीच में अगर यहाँ पे एंगल थीटा मान लें, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपका एंगल ये वाला भी थीटा होगा, यानी कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि इसको भी हम क्या मानेंगे, यहाँ पे थीटा मानेंगे। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ए भी हमारा थीटा होगा, है ना। आपने 7th में मैथ तो पढ़ा ही होगा। ये जब ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनता है तो आपका
पैरेलल लाइन के बीच में एंगल, ये वाला एंगल बराबर होता है ना, इस तरह से कुछ पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये होगा थीटा, ये भी थीटा होगा। अगर हम इसको वेक्टर में डिवाइड करें तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा क्लास 11 वेक्टर में कि जब इसको हम मान लीजिए ये आपका ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर को अगर हम वेक्टर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो थीटा के तरफ वाला साइड जो होता है वो ए कॉस थीटा होगा और थीटा के परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड होता है वो आपका ए साइन थीटा होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। यानी कि अगर ये वेक्टर ए है और जो थीटा एंगल पे यहाँ बना रहा है तो थीटा के साइड वाला जो साइड होती है वो ए कॉस थीटा होती है और थीटा के परपेंडिकुलर वाली होती है ए साइन थीटा होती है। ये वेक्टर कंपोनेंट में हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम इसको माने थीटा के साइड वाली साइड को ये थीटा है तो ये इवन है, फिर अगर ये इवन है तो ये थीटा के साइड वाली साइड होगी तो इधर हो जाएगा इवन कॉस थीटा, दिस इज इवन कॉस थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये होगी, थीटा के परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये होगी, तो ये हो जाएगी आपकी वेक्टर कंपोनेंट में डिवाइड किए तो हो गई ये इवन साइन थीटा, ये हो गई इवन साइन थीटा। इस तरह से अगर हम ऐसे ही ऊपर वाले वेक्टर को डिवाइड करें तो ये हमारा E2 है, ये E2 है, तो E2 के साइड वाला थीटा की तरफ वाला ये E2 cos थीटा ए भी होगा, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ए भी क्या होगा E2 cos थीटा। हम देख सकते हैं क्या कि E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में आ रहा है और ये परपेंडिकुलर यानी इसके परपेंडिकुलर ये वाला होगा, यानी ऊपर वाला ये आएगा कुछ इस तरह से, यानी कि ये इस तरह से कुछ होगा यहाँ पे E2 sin थीटा, क्योंकि ये E2 है तो E2 cos थीटा ये इस तरफ आया है थीटा के तरफ वाला, तो थीटा के अपोजिट वाला E2 sin थीटा होगा, तो ये E2 sin थीटा इस तरह से होगा। आपको यहाँ वेक्टर कंपोनेंट का डिवीजन आना चाहिए जो कि क्लास 11 में आपको अच्छे से बताया गया था इस बात को। जैसे हमने यहाँ बताया कि थीटा अगर कोई वेक्टर ए है तो अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट ए cos थीटा होता है और थीटा के परपेंडिकुलर वाला ए sin थीटा होता है। तो वैसे ही हमने ये थीटा वाला था, ये थीटा आपका बना रहा था, ये वेक्टर अगर E1 इसको ले तो E2 का थीटा ये वाला है साइड वाली थीटा वाली साइड, तो इस तरफ E1 हमने cos थीटा लिया क्योंकि यहाँ वेक्टर E1 है तो E1 cos थीटा और थीटा के ये परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला आएगा, ये वाला, तो ये हो गया E1 sin थीटा। तो आपका हो गया ये E1 sin थीटा, ये हो गया E1 sin थीटा और इस वाले E2 का cos थीटा ये E2 cos थीटा थीटा की तरफ वाला और थीटा का परपेंडिकुलर ये वाला E2 sin थीटा हो गया। अब अगर बात करें E1 और E2 की वैल्यू की तो आइए निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दैट इज E1 इक्वल टू हो जाएगा K Q बाई डिस्टेंस कितनी है तो माइनस Q से पॉइंट P की डिस्टेंस है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका E1 बराबर K Q बाई रूट से स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव आवेश के कारण ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर बात करें दैट इज E2 इक्वल टू हो जाएगा K Q बाई डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, तो ये भी हमारा रूट से स्क्वायर हट के बिल्कुल यही होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि E1 E2 की वैल्यू यहाँ पे सेम आ गई क्योंकि E1 इक्वल टू E2 यानी E1 बराबर यहाँ पे E2 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनका योग की बात करें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P यहाँ पे था हमारा, ये पॉइंट P था, मिल गया ये पॉइंट P। अगर P बिंदु पे कुल तीव्रता की बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो अगर हम ध्यान से देखें तो E1 E2 तो बराबर है, अगर E1 और E2 बराबर है जिसका मतलब है E2 sin थीटा और E1 sin थीटा बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है
चूंकि E1 बराबर E2 है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ हमने देख लिया फार्मूले में E1 E2 की वैल्यू बराबर आई है, इसका मतलब ये E1 E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी होगी इधर ऊपर की तरफ E2 cos थीटा की, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 sin थीटा की नीचे की तरफ होगी। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इनका इफेक्ट तो समाप्त हो गया। अब बचा क्या, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है तो आपस में ये जुड़ जाएंगे। तो अगर बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E नेट एट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E इक्वल टू हो जाएगा E नेट इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 और E2 बराबर है तो E1 E2 को हम E1 ही लिख सकते हैं, दोनों को ही अगले स्टेप में लिख देते हैं। तो E नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस इसको भी लिख लेंगे E1 cos थीटा, तो हो जाएगा ये 2 E1 cos थीटा, यहाँ पे लिखा देंगे। क्योंकि E1 बराबर E2 है तो E1 को हमने E2 लिखा है, E2 को E1 लिखा, बात वही है। तो आ गया E नेट बराबर 2 E1 cos थीटा। अगर आप बात करें हम यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट करें तो E नेट बराबर हो जाएगा 2 E1 की वैल्यू है K क्यों बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए cos थीटा क्या होगा, अगर ये थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है, L है, और हाइपोटेनियस क्या है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू आपका आपका हो जाएगा L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो ये बेस हमारा हो जाएगा ये L और हाइपोटेनियस रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि L बाई रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे रूट में L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आइए तो आइए देखते हैं इसको हम आगे का सॉल्यूशन इसका। तो अब E नेट इक्वल टू लिख सकते हैं 2KQ, यानी K हमने इसको लिखा पहले और 2QL को एक साथ लिख दिया। तो 2QL को एक साथ क्यों लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर 2QL होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से अगले स्टेप में हम P लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे हो गया ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1 है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1, और इंटू में ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर अगर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा रूट हटाएंगे तो। अब इसको लिखेंगे E नेट इक्वल टू K इंटू P, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे वैद्युत विद्युत आघूर्ण ये हो गया, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 यहाँ से और यहाँ पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो R की पावर 3/2 हो जाएगा, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर पूरे की 3/2। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अगर हम बात करें जैसे वहां पे हमने कहा था कि यदि R इज ग्रेटर देन L देन तब R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, यानी कि अगर R जो है L से बड़ा है तो R स्क्वायर L स्क्वायर से और भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब L स्क्वायर टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यानी कि L स्क्वायर लगभग नगण्य होगा, यानी
बहुत छोटी क्वांटिटी है तो आर स्क्वायर की तुलना में कंपैरिजन में एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। अगर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा ए नेट बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि हमने एल स्क्वायर को छोड़ दिया यहाँ पे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फार्मूला आ जाएगा ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये भी फार्मूला आपका आ गया। आप इसको याद करेंगे तो आपका ई नेट आ गया के पी बाई आर क्यूब। हमने देखा कि अक्षीय स्थिति में जो फार्मूला आया था वहां 2kp बाई आर क्यूब आया था और यहाँ kp बाई आर क्यूब आ गया, यानी उसका एक टाइम ये कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है एक्सियल लाइन के लिए वो डबल है इक्वेटोरियल का, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायु निर्वात के लिए, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, अगर हम माध्यम को यहाँ वायु निर्वात मान लें तो ई नेट बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर हम मीडियम को एयर या वैक्यूम मान लें तो हमारा फार्मूला ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब फार्मूला बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन का आपका ये फार्मूला हो गया। तो इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एनी पॉइंट इन स्पेस, यानी कि स्पेस में समतल में कहीं भी किसी बिंदु पर अगर पॉइंट भी ले लें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब our channel for day notification. Thank you.